तो बात करते हैं पृथुतापी की। पृथुतापी क्या होता है? पृथुतापी के अंदर हम उन जीवों को शामिल करते हैं जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं और उसमें वृद्धि भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पृथुतापी। और एक होता है तनुतापी। तनुतापी कौन से होता है? तनुतापी होता है कि जो तापमान के कम परास को ही सहन कर सकते हैं, उनको तनुतापी बोलते हैं। इसी प्रकार लवणता के ऊपर बात करते हैं कि कुछ जीव होते हैं जो लवणता के व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, उनको बोलते हैं पृथुलवणी। और दूसरे उसके अपोजिट वाले होंगे जो व्यापक परास को सहन नहीं कर सकते अर्थात कम परास में जीवित रहते हैं, तो उन्हें बोलेंगे तनुलवणी। अगला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब इसमें क्या क्या है ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मुख्य जीव वार्डन, ये क्या कर सकता है? ये यहाँ पे शिकार की अनुमति दे सकता है। कौन दे सकता है? मुख्य जीव वार्डन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें क्या है? शिकार को लेकर के कुछ मतलब बहुत सारे प्रोविजंस है वैसे तो, लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या इसमें शिकार की अनुमति है, तो बिल्कुल है। मुख्य वन्य जीव वार्डन अगर शिकार की अनुमति दे तो शिकार हो सकता है। और किसी अन्य व्यक्ति की रक्षा में किसी वन्य जीव को सद्भावनापूर्वक मारना अपराध नहीं होगा। और अगर किसी व्यक्ति की रक्षा में किसी जीव को मारा जाता है या घायल किया जाता है, तो वो जो वन्य जीव होता है वो सरकारी संपत्ति रहेगा, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। एलन का एक नियम है और इसमें कहा गया है कि जो ठंडी जगह होती है वहाँ पर शरीर के अंग छोटे होते हैं तथा उष्मा की हानि होती है, तथा उष्मा की हानि जो होती है ना वो कम होती है। ठीक है, तो ठंडी जगह जो होती है वहाँ पर शरीर के अंग जो होते हैं छोटे होते हैं और उष्मा की हानि कम होती है। ये कौन कह रहा है? एलन कहता है ऐसे। फिर एक आते हैं बर्गमैन। बर्गमैन का जो नियम है वो ये है कि जो उच्च अक्षांश होते हैं वहाँ पे रहने वाले जीवों का आकार विशाल होता है और वो मोटे भी होते हैं, जिसमें उष्मा बेहतर तरीके से संरक्षित रहती है। तो एलन और बर्गमैन का नियम देखा हमने। अब हम देखते हैं कुछ जोन हैं जो हम झील, तालाब या समुद्रों के अंदर देखते हैं। तो जो सबसे किनारे वाला ऊपरी क्षेत्र जो होता है उसको हम बोलते हैं लिट्टोरल जोन। तो लिट्टोरल जोन कौन सा हो गया? सबसे ऊपर वाला। फिर आता है लिम्नेटिक जोन। तो लिम्नेटिक जोन जो होता है यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुँचता है और जहाँ तक सूर्य का प्रकाश जाएगा वहाँ तक हमें लगभग पादप पल्लवक और प्राणी पल्लवक भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। एक फिर लास्ट में आता है प्रोफंडल जोन। तो ये क्या होता है? ये बहुत गहरा होता है, ठंडा होता है और परपोषी जीव यहाँ पे रहते हैं। तो हमने क्या देखा? लिट्टोरल देखा सबसे ऊपर वाला, फिर लिम्नेटिक देखा, फिर प्रोफंडल देखा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है मुझे। एनडीपीएस के खतरे पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए ऑपरेशन नार्कोस नामक कोड के साथ रेलवे के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ 1 महीने का अखिल भारतीय अभियान प्रारंभ किया गया था। तो नार्कोस किससे रिलेटेड था? ये रेलवे के माध्यम से जो नशीले पदार्थों की तस्करी होती है उससे रिलेटेड है। तो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि नार्कोस जो रेलवे के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी होती है उससे रिलेटेड एक अभियान था उसकी रोकथाम के लिए। ठीक है, अपघटन की प्रक्रिया के कई चरण होते हैं। अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ध्यान रख सकते हैं। खंडन, फिर निक्षालन, अपचयन, हुमस भवन और खनिजीकरण। कितने चरण देखे हमने? 1, 2, 3, 4 और 5।
अपघटन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण होते हैं। तो आप देख सकते हैं, खंडन होगा, निक्षालन होगा, अपचयन होगा, ह्यूमस भवन और उसके बाद खनिजीकरण। अगला देखते हैं भारतीय वन्यजीव बोर्ड। भारतीय वन्यजीव बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम। भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड, ये जो बोर्ड होता है इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। वर्ष 2017 से 2000 कितना है 31 की अवधि के लिए भारत की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जारी कर दी गई है। वन्यजीव कार्य योजना जारी कर दी गई है। वन्यजीव कार्य योजना कब तक है? वन्यजीव कार्य योजना 2017 से 2031 तक। और भारतीय वन्यजीव बोर्ड जो होता है उसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अब नाम क्या है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। कुछ उपवन हैं, उनके नाम दे रखे हैं, आपको मैच करना है। उपवन, उपवन को मतलब क्या क्या बोलते हैं इन जगहों पे, तो आप देख सकते हैं। तो क्या ये याद करना ठीक रहेगा? मतलब कि आपके लिए कितना वो ठीक रहेगा देखते हैं। बहुत सारे होते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको इनके कुछ स्थानीय नाम है वो देख लेना है। बिहार में बोलते हैं सरना, हिमाचल प्रदेश में देवबन, एमपी में भी देव, मणिपुर में लाई उमंग बोलते हैं इसको, राजस्थान में ओरण बोलते हैं ओरण, तमिलनाडु में कोविल कूडू या सरपकावू, कोविल कूडू या सरपकावू, कर्नाटक में देवरकाडू, केरल में कावू, महाराष्ट्र में देवराई, मेघालय में लाकितांग या ओसांग खोसी, असम में थान बोलते हैं इसको। देखो देव बहुत जगह पे बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में देवबन बोल रहे, एमपी में देव बोल रहे, कर्नाटक में देवरकाडू बोल रहे और तमिलनाडु में कोविलकाडू, केरल में काबू, मेघालय में लाकितांग या ओसांग खोसी। मोटा मोटा ध्यान रख सकते हैं। अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो उतना ज़रूरी मुझे नहीं लग रहा इसे याद करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मोटा मोटा आइडिया रहे तो कभी आ जाए तो हम लोग एलिमिनेट कर सके। एक बार और देख लेते हैं। बिहार में बोलते हैं इसको सरना, हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं इसको देवबन, एमपी में बोलते हैं देव, क्योंकि एमपी में देवों के देव महाकाल रहते हैं, मणिपुर में लाई उमंग, राजस्थान में ओरण बोलते हैं ओरण, तमिलनाडु में कोविलकूडू और कर्नाटक में देवकुडू, केरल में कावू और महाराष्ट्र में देवराई, मेघालय में लाकितांग या ओसांग कोसी, असम में थान बोलेंगे। आगे देखते हैं। संरूपी जीव होते हैं संरूपी जीव। तो संरूपी जीव कौन से होते हैं? अपने तापमान को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग गतिविधियां करते हैं। ये टेम्परेचर को जो नियंत्रित करने के लिए अलग अलग प्रकार की गतिविधियां की जाती है, वो कौन करते हैं? संरूपी जीव बोलते हैं ऐसे जीवों को। जैसे गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड, मंजोरू, श्रू। रामानुजाचार्य की जो स्टेचू बनाई है उसको हम क्या बोलते हैं? शांति प्रतिमा बोलते हैं, श्रीनगर में है। और रामानुजन का संबंध जो है विशिष्टाद्वैतवाद से रहा है। आगे देख लेते हैं प्रदूषक। प्रदूषकों की दो श्रेणियां हमें मिलती है, एक तो मात्रात्मक प्रदूषक और दूसरे गुणात्मक प्रदूषक। ठीक है, तो जो प्रकृति में विद्यमान है उन्हें हम मात्रात्मक प्रदूषक में लेते हैं, जैसे CO2 हो गया, NO2 हो गया। और गुणात्मक प्रदूषक क्या होता है? जो प्रकृति में विद्यमान नहीं है, जैसे रासायनिक उर्वरक, DDT, शाकनाशी। जो प्रकृति में विद्यमान है उन्हें मात्रात्मक प्रदूषक, और जो प्रकृति में विद्यमान नहीं है
वो कैसे है, वो गुणात्मक है। आगे देखते हैं हम लोग रेडियोधर्मी धूल या अपशिष्ट 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक उठती है, जो संपूर्ण पृथ्वी को घेर सकती है। तो रेडियोधर्मी जो धूल होती है या अपशिष्ट होते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। देख लो आप, 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक उठते हैं। ये 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक जाते हैं, वो संपूर्ण पृथ्वी को घेर सकते हैं, रेडियोधर्मी धूल जो होती है। आगे देखते हैं पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा। पेटा के बारे में आपने पढ़ा होगा, 1980 में ये आया था, पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। यह नीति निर्माताओं और सामान्य जनता को जानवरों के प्रति दुर्व्यवहार न करने, जानवरों के अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने तथा जानवरों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार, मतलब सम्मानजनक व्यवहार उनके साथ किया जाए, उससे रिलेटेड था। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी धर्मार्थ संगठन नॉरफॉन वर्जीनिया में स्थित है। देखिए, एक हमने पढ़ा पेटा, 1980 में स्थापित हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी धर्मार्थ संगठन, यह नॉरफॉन वर्जीनिया में स्थित है, जिसकी संस्थाएं विश्व भर में फैली हुई है। पेटा विशिष्टीकरण का विरोध करता है। पेटा जो है विशिष्टीकरण का विरोध करता है। 4 क्षेत्रों पे ये फोकस करता है। कौन कौन सा? एक तो प्रयोगशाला पे, एक खाद्य उद्योग पे, एक वस्त्र व्यापार पे, और ये लास्ट क्या है, मनोरंजन पे। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, पेटा जो है क्या है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स 1980, बस इतना सा ध्यान रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके 4 क्षेत्रों जिन पे फोकस करता है, प्रयोगशाला, खाद्य उद्योग, वस्त्र व्यापार और मनोरंजन पे करता है। आगे देखिए आप लोग, कुछ पौधों के नाम है और उनके बारे में कुछ बातें हैं, तो मोटा मोटा देख लेते हैं। जलकुंभी। जलकुंभी क्या है? जलीय खरपतवार होता है ये। और जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी बोलते हैं, बंगाल का आतंक भी बोलते हैं। और जलकुंभी जो होता है ये सुपोषी जलाशयों में पैदा होता है, सुपोषी जलाशयों में होता है, बंगाल का आतंक बोलते हैं इसको। और ये जलीय खरपतवार है जलकुंभी। नील कमल भी ताजे जल में होता है। सिंगाड़ा, सिंगाड़ा तो हमने नाम सुना ही है, जलीय सब्जी होती है। सिंगाड़े खाते हो आप? गोल्डन पोथोस, गोल्डन पोथोस तरह तरह के पत्तों के कारण पसंद। हैंगिंग बास्केट बोलते हैं इसको, हैंगिंग बास्केट, तरह तरह के पत्तों के कारण पसंद आता है ये गोल्डन पोथोस। मरुस्थलीय पारितंत्र की कुछ विशेषताएं यहाँ पे दी हुई है, उनके बारे में जान लेते हैं। मरुस्थलीय, एक तो बहुत कम प्रकार का क्या पाएगा, पशु मिलते हैं यहाँ पे। मरुस्थल में बहुत कम प्रकार के पशु होते हैं और अधिकांश जो जीव होते हैं वो निशाचर होते हैं मरुस्थल के। और यहाँ पे छोटी घासें मिलती है और त्वचा में जो है मोमी आवरण मिलेगा, यहाँ पे मोमी आवरण, ठीक है। तो मरुस्थलीय पारितंत्र की विशेषताएं हमने देखी, एक तो बहुत कम प्रकार के पशु मिलेंगे यहाँ पे, दूसरा निशाचर मिलेंगे ज़्यादातर, और छोटी घास होगी यहाँ पे, और मोमी आवरण होगा। स्थिर विद्युत अवक्षेपित, इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत, स्थिर विद्युत अवक्षेपित। आगे देखते हैं। ताप विद्युत संयंत्र के निर्वातक में मौजूद 99% कणिकीय पदार्थों को हटा देता है। स्क्रबर, स्क्रबर क्या करता है? सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों को हटा देता है स्क्रबर। और उत्प्रेरक विषैले गैस उत्सर्जन को कम करता है। तो ये सब क्या है? ये सब पॉल्यूशन को कम करने के तरीके हैं। एक तो स्थिर विद्युत अवक्षेपित, ये क्या करता है? ताप विद्युत संयंत्र के निर्वातक में मौजूद 99% कणकीय पदार्थों को हटा देता है। स्क्रबर क्या करता है? स्क्रबर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को कम करता है। और उत्प्रेरक
परिवर्तक, ये क्या करता है, विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करता है। उत्प्रेरक, परिवर्तक, स्क्रबर को हमने देख लिया, क्या करता है स्क्रबर, एसओटी को कम करता है। यूएन महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ था, लिस्बन में हुआ था। एक होता है पीओपी फैम, ये क्या होता है, यूएसए के वैज्ञानिक समुदाय द्वारा जीवाणु से विकसित किया गया एक ईंधन अणु है। ये आणविक संरचना काफी हद तक सिरिंज से मिलती जुलती होती है। सिरिंज, यूएसए के वैज्ञानिक समुदाय द्वारा जीवाणु से विकसित किया गया एक ईंधन अणु है ये, क्या, पीओपी फैम। राष्ट्रीय प्रतीक जो है वहां पे बाघ नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पर। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कहाँ से लिया है हमने, सारनाथ से लिया है ना, तो आपको वहाँ पे सांड मिलेगा, हाथी मिलेगा, शेर मिलेगा, घोड़ा भी मिलेगा, चौकड़ी बढ़ता, सत्यमेव जयते भी मिलेगा, लेकिन बाघ नहीं है, ये ध्यान रखना। बाघ और शेर में कई बार हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पे शेर है, बाघ नहीं है। धूम कोहरा, एक तो होता है धूम कोहरा, एक होता है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। तो क्या फर्क है दोनों में, तो धूम कोहरा होता है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनसे बनता है। और जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा होता है वो ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलिन, फॉर्मेल्डिहाइड, पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, इनसे मिलके बनता है, ठीक है। तो धूम कोहरा और प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, प्रकाश जहाँ ये प्रकाश रासायनिक जैसी चीज़ें आती हो, प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसे सब तो आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। राष्ट्रीय वन नीति 1988 की परिकल्पना है, और इसी में कहा गया है कि जो भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ पे 33% क्या होना चाहिए, वनों से आच्छादित एरिया होना चाहिए हमारे पास में, है ना। तो 33% वाली जो बात कही गई है वो कहाँ की गई है, 1988, किसमें, राष्ट्रीय वन नीति में ये बात कही गई है, राष्ट्रीय वन नीति। अब कुछ एक्ट आए हैं हमारे यहाँ पे, तो अब पूरा नाम तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप वैसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो वाटर से रिलेटेड हमारे यहाँ पे एक्ट आया था वो 1974 था, एयर वाला 81 था, एनवायरनमेंट वाला 86 में आया था, और वन संरक्षण का जो है 80 में आया था। तो ये अक्सर आपको दे दिया जाता है और फिर लिंक करवाया जाता है। एक तो जो जल संरक्षण था उससे रिलेटेड 1974 में आया था, वायु जो है उसके संरक्षण से रिलेटेड 81 में आया था, पर्यावरण संरक्षण एक्ट 86 में आया था, और वन संरक्षण 1980 में आया था। तो एक बार देख लेते, अब सबसे पहले जल आया था, उसके बाद वन, फिर वायु, फिर पर्यावरण। वन पहले आया था, वायु बाद में आया था, जल सबसे पहले आया था। एंटीबायोसिस क्या होता है, एंटीबायोसिस ये तो पता ही है आपको, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, जैसे म्यूचुअलिज्म वगैरह के, वो 6-7 ये ऐसे टर्म्स है, तो वो आपने बेसिक्स में भी पढ़ा होगा। एंटीबायोसिस का मतलब होता है किसी प्रजाति को लाभ नहीं, मतलब दोनों को, मतलब किसी प्रजाति को लाभ नहीं होता है इसमें। कवक, कवक के बारे में थोड़ा सा जान ले। कवक क्या है, परपोषी है। कवक क्या है, परपोषी है। कुछ एक कोशिकीय कवक जैसे खमीर, यीस्ट, ये एक कोशिकीय भी होते हैं कवक, और बहुकोशिकीय भी होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है।
और कुछ कवक होते हैं वो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक भी होते हैं। विश्वव्यापी होते हैं ये, और ये हवा, जल, मिट्टी तथा जंतुओं एवं पौधों पर पाए जाते हैं। सजीव और निर्जीव दोनों जगहों पे मिल रहा है ना। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है इनकी, एवं पॉलीसैकेराइड, काइटिन और पॉलीसैकेराइड की क्या बनी होती है, इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है। और सहजीवी के रूप में ये रह सकते हैं। और अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, जिन्हें कोनिडिया अथवा धानी बीजाणु कहते हैं, कोनिडिया या धानु बीजाणु कहते हैं, ठीक है। तो अलैंगिक जनन जो होता है बीजाणु द्वारा होता है, सहजीवी के रूप में रह सकते हैं, और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन और इसकी पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ये हवा, जल, मिट्टी, जंतु या पौधे में पर पाए जाते हैं। और ये कुछ जो कवक होते हैं वो एंटीबायोटिक भी होते हैं। और ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो सकते हैं। और एक कोशिकीयों में हम एग्जाम्पल लेंगे तो खमीर या यीस्ट हो जाएगा, और परपोषी या विषमपोषी होते हैं कवक। विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है अभी, फाइंडेक्स रिपोर्ट 2021। और फाइंडेक्स जो रिपोर्ट आती है किससे रिलेटेड आती है कि लोग औपचारिक और अनौपचारिक वित्तीय सेवाओं और डिजिटल भुगतानों का उपयोग कैसे करते हैं। वित्तीय सेवाओं और डिजिटल भुगतान का उपयोग कैसे करते हैं, उसके ऊपर एक रिपोर्ट है, फाइंडेक्स रिपोर्ट। अगला, यूएन हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022। ये तो पुराना हो गया, अब नहीं पूछेगा। देखिए, पानी को संरक्षण की जो विधियां है, उनमें जो पानी को संरक्षण करने के लिए जो तालाब या कुंड टाइप में जो बनाए जाते हैं, उनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो देख लेते हैं, राजस्थान में इनको बोलते हैं कुंड, जैसे हमारे बोलते हैं ना कि यार कुंडा में नहाने चलते हैं, तो कुंड बोलते हैं राजस्थान में। गुजरात में बोलते हैं टांका। फड़ प्रणाली बोलते हैं इसको महाराष्ट्र में, फड़। एनीकट बोलते हैं एपी आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में कट्टा बोलते हैं। कर्नाटक में केरे बोलते हैं इसको, तेलुपरागिस या केरे। पश्चिमी जो हिमालय होता है वहां पे इसको बोलते हैं कुहल और खत्री। गंगा का मैदान कैसा होता है, बावली या दिघी। गंगा का मैदान वहां पे इनको बावड़ी बोलते हैं, बावली या दिघी। मध्य भारत में जोहड़। पश्चिमी घाट में इनको बोलते हैं सुरंगम। पश्चिमी घाट में सुरंगम, और पूर्वी घाट में कोराम्बू। लद्दाख में इनको बोलते हैं जिंग। तो आपने क्या पढ़ा, कुंड हो गया, टांका हो गया, फड़ प्रणाली हो गई, एनीकट हो गया, कट्टा हो गया, केरे या तेलु प्रागिस हो गया, खत्री या कुहल हो गया, बावली या दिघी हो गया, जोहड़ हो गया, सुरंगम हो गया, कोराम्बू हो गया, और लद्दाख या जिंग हो गया। प्रजातियों के विलोपन की तीव्र दर। द इविल क्वार्टेट। आवासीय क्षति और विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण से विलुप्त के कारण प्रजातियों का विलोपन हो रहा है, इसको बोलते हैं द इविल क्वार्टेट। अब देखते हैं कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसके नियम आए थे हमारे यहाँ पे 2000 में। और एक्ट कौन सा था, 1986 वाला, जो पर्यावरण संरक्षण का था वो वाला। वन संरक्षण कब आया, 80 में। पर्यावरण संरक्षण कब आया, 86 में। और वायु संरक्षण कब आया, 1981 में। और जल वाला कब आया, जल वाला 1974 में। तो ये ध्यान रखना है एक्ट की डेट जो है। वाणिज्यिक क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्रों में आप कितना डीबी तक आप कर सकते हैं, तो दिन में 65 डीबी, तो रात में 55 डीबी। आवासीय क्षेत्र जो होता है वहाँ पे दिन में 55, रात में 45।
औद्योगिक क्षेत्र में 75 और 70, आप इधर देखिए 10 कम किए, 10 कम किए, यहाँ 5 कम किए और फिर 10 कम किए। तो औद्योगिक क्षेत्रों में आप 5 कम कर रहे हो, बाकी सब में 10-10 कम कर रहे हो। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, वाणिज्यिक क्षेत्रों में आपका कितना डेसिबल होना चाहिए, तो 65 और रात में 55। दिन में ज़्यादा आवाज़ होती है तो चल जाता है, रात को कम चाहिए क्योंकि लोगों को नींद लेनी होती है। और आवासीय क्षेत्र जो होता है वहाँ पे 55 और रात में 45, औद्योगिक क्षेत्र में 75 और रात में 70, शांत क्षेत्र में 50 और रात में 40।